आज हम एक संघर्ष में जुटे हुए हैं। संघर्ष के लिए किसानों का प्रतिसाद कितना अच्छा रहेगा, कितना खराब रहेगा, ये संगठन मंत्री के स्वभाव पर अवलंबित है। कुछ संगठन मंत्रियों का स्वभाव ऐसा होता है, काम बहुत करते हैं, उनके इरादे मोटिवेशन बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन मन में एक नर्वसनेस रहता है, कठिनाइयां तो आती है। कुछ संगठन मंत्री ऐसे हो सकते हैं कि जिनके मन में पूर्ण विश्वास है कि हम सही रास्ते से जा रहे हैं। आज यद्यपि हमको सेटबैक मिलता होगा तो भी इन द लॉन्ग रन अंततः हमारी ही विजय होने वाली है। इम्प्लिसिट फेथ इन द अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ आवर आइडियोलॉजी, अपने सिद्धांतों के अंतिम विजय के विश्वास में पूर्ण अड़िग विश्वास, यह यदि आपके मन में रहा उसका परिणाम अलग होता है। और किसी भी मन में, आपके भी मन में यदि रहा अरे यार ये होगा नहीं होगा पता नहीं, उसका परिणाम भी लोगों पर होता है। आप बोले न बोले, लेकिन आपकी जो मनस्थिति रहेगी उसका परिणाम आपने न बोलते हुए भी और लोगों पर होता है। जैसे नैतिक व्यवहार का है वैसे इसका भी है। नैतिक व्यवहार का ये है, मान लीजिए कि मेरी नैतिकता अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने छिपा कर रखा है। मेरा जो गड़बड़ वाला मामला होगा कोई जानता नहीं, कोई जानता नहीं, तो भी यदि मेरा मामला गड़बड़ वाला है नैतिकता का, तो मेरे बोलने का असर कम हो जाता है। लोग जानते ही नहीं, तो भी स्वाभाविक रूप से ये भगवान की रचना ऐसी है कि मेरे बोलने का असर कम हो जाता है। वैसे इसका भी। तो अपने विजय के विश्वास में यदि हम बात करते हैं, लोगों के मन में भी विजय का विश्वास निर्माण होता है। आज जो भूल भूल है कि पता नहीं इस रास्ते से जाने से होगा या नहीं होगा, ऐसे लोग भी जब आपके मन में विजय का विश्वास है, मुझे कई लोग पूछते हैं टिंगड़ी जी आपके मन में बहुत आत्मविश्वास है। हमने कहा आत्मविश्वास नहीं है, आत्मविश्वास और अहंकार, इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन, भेद करने वाली रेखा बहुत पतली है। आत्मविश्वास कभी भी अहंकार में परिवर्तित हो सकता है, और आत्मविश्वास रखना मैं बुद्धिमानी का लक्षण नहीं समझता यदि वो अहंकार में परिवर्तित होता है। फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि होगा ही? हमने कहा यह विजय विश्वास है, आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास क्या करेगा? मैंने इतना कहा कि हो गई और भगवान की दया न रही, कहीं एक्सीडेंट हो गया मैं खत्म हो गया, कहीं ब्रेन हैमरेज हो गया खत्म हो गया, कहीं हार्ट अटैक हो गया मैं खत्म हो गया। आत्मविश्वास की क्या बात है? वो तो भगवान की इच्छा है। लेकिन विजय विश्वास कि मेरी आइडियोलॉजी यही योग्य है, मेरी संस्था का काम यही योग्य है, इसी का अंततः विजय होगा, यह विश्वास यदि रहा तो इसका परिणाम लोगों के मन पर होता है। अभी हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम तय किया है। ये आपको बताया गया कल कि 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो हमने कार्यक्रम ठीक किए थे, पहले तो प्रधानमंत्री को बताया गया, ब्रजेश मिश्रा है, इनकी सिंह है, अरे ये क्या बताते, इनका क्या जमेगा, इट विल बी ए फ्लॉप। किंतु प्रत्यक्ष जब कार्यक्रम हुए और संख्या का पता चला तो सरकार को सोचना पड़ा, और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा कि भाई इनके ऊपर यदि कुछ दबाव लाना है, संघ की ओर से आ सकता है, तो संघ के नेताओं को बुलाकर तो कहा गया कि मजदूर संघ, किसान संघ, स्वदेशी वाले जरा इनको आप बताइए कि हमारे खिलाफ न बोले और भाषण न करे, डेमोन्स्ट्रेशन न करे। संघ के नेताओं ने कहा कि आप देखिए, हम मध्यस्थता नहीं करेंगे, आप सीधे उनके साथ बात कीजिए। दूसरी बात देखिए, ये हमारा आंदोलन बढ़ता जा रहा था। अब डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में फर्नांडिस ने, उमा भारती ने, राम नाईक ने कुछ भूमिका ली, कैबिनेट में भी विरोध किया।
क्या उनको जो बात आज उनको समझती है, 1 साल पहले नहीं समझती थी, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का कार्यक्रम पहले से शुरू हुआ है, पहले उनको नहीं समझता था। क्या आज जो उनके विचार है, ये विचार पहले नहीं थे क्या? किंतु हिम्मत नहीं होती थी। जो विदेशियों का दबाव जिसके अंतर्गत और काम कर रहे हैं हमारे सरकार, तो अपने विचार प्रकट करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन आपका आंदोलन देखा, इसको जन समर्थन प्राप्त हो रहा देखा, उनकी हिम्मत बढ़ गई और फिर उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू किया। विचार उनके पहले भी वही थे, आज भी वही है। पहले हिम्मत नहीं थी, आज हिम्मत है, आपके आंदोलन के कारण है। कहीं आपके आंदोलन के अच्छे परिणाम होते रहते। कल भी आपको ये बताया गया था, सरकार के द्वारा भी जो बहानेबाजी होती है वो गलत है, ये जरा आप समझ लीजिए। सरकार कहती है भाई ऐसा है कि पहले के सरकार ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं उसके अंतर्गत तो चलना होगा। गलत बात है। WTO ज्वाइन करने का पहले सरकार ने निर्णय लिया, अब उसके अनुसार चलना ही होगा। क्यों चलना होगा? और पुराने सरकार ने जो एग्रीमेंट्स किए उसी के मुताबिक चलना है, तो फिर आप उस पार्टी के लोगों को आने दो। आपको क्यों लाया लोगों ने? आपको इसीलिए लाया कि पुराने निर्णय उनको अच्छे नहीं लगते थे, पुराने एग्रीमेंट्स उनको अच्छे नहीं लगते थे, और इसलिए उन एग्रीमेंट्स को तोड़कर आप नई दिशा लेंगे, इसलिए आपको लाया। और पुराने एग्रीमेंट्स तोड़ने का आपको पूरा अधिकार है। हम सॉवरेन है, हम संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, हमें पूरा अधिकार है। तो ये बहानेबाजी कहा जाता है कि भाई वो कोalition होने से, हमने कहा कोalition की कोई अड़ंगा नहीं है, क्योंकि कोalition में जितने लोग हैं वो सब जानते हैं। वो आपको धमकी तो दे सकते, ब्लैकमेल तो कर सकते, लेकिन छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक बार यदि सेंट्रल मिनिस्ट्री छोड़ दी, फिर से सेंट्रल में मिनिस्टर होने की आशा नहीं, सब जानते, इसलिए वो ब्लैकमेल करेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो ये सारी बहानेबाजी होने के कारण दबाव लाना यह एकमात्र रास्ता है। और दबाव लाने के लिए पिछले बार बहानेबाजी होने के कारण दबाव लाना यह एकमात्र रास्ता है। और दबाव लाने के लिए पिछले बार कार्यक्रम जो हुए वो बहुत अच्छे हुए, उसका परिणाम भी हुआ है। किंतु साथ ही साथ अब और भी सरकार की तैयारी चल रही है। मुनाफा कमाने वाले कंपनियों को भी विदेशियों के हाथ में देना, जिसका हम शुरू से विरोध करते आए, वो प्रोग्राम सरकार ने फिर से अपने हाथ में लिया है। इस समय यदि हम विरोध नहीं दिखाते जनता का, तो सरकार गलत दिशा में जाएगी और हमारी संप्रभुता भी खतरे में आ जाएगी। तो यह बात सही है कि हम लोग बहुत थक गए, और थकने के कारण जैसा एक सुझाव आया था कि भाई अब इसके खिलाफ दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा लोगों का प्रदर्शन किया जाए, लेकिन संभव नहीं, क्योंकि अभी जो कार्यक्रम हुए उसमें सब लोग थक गए हैं, आर्थिक दृष्टि से थक गए, शारीरिक दृष्टि से थक गए। और मैंने आपको कहा कि सामान्य सदस्यों को थकने का अधिकार है, अधिकार नहीं है। हाँ, सामान्य सदस्यों को थकने का अधिकार है, आपको अधिकार नहीं है। तो इस दृष्टि से सामान्य सदस्य थक गए, इसलिए आर्थिक दृष्टि से वो एग्जॉस्ट हो गए, इसलिए इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो भी कुछ न कुछ जनता का विरोध और दबाव सरकार पर लाने की आवश्यकता थी, इसलिए कल जो बताया गया वो कार्यक्रम 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक ये तय किया गया। अब ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम जानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए, लोगों को जुटाने में तकलीफ होगी, लेकिन इसीलिए एकदम अखिल भारतीय कार्यक्रम न करते हुए या एकदम राज्य स्तरीय कार्यक्रम न करते हुए जिला के स्तर पर हो या कहीं आपको सुविधाजनक लगे तालुका के स्तर पर हो, जिस कालखंड में ये कार्यक्रम आप ले सकते हैं आपकी सुविधा से, लेकिन ये होना चाहिए, इसका उद्देश्य एक होना चाहिए कि सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव लाना, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रास्ते पर लाना।
कम खर्चा, ज्यादा प्रभाव, इस दृष्टि से ज्यादा इसकी पब्लिसिटी हो, प्रसिद्धि हो, इसकी व्यवस्था करना। तो अपनी जितनी शक्ति कम होगी उतनी ही लेकर, माने आर्थिक, और कार्यकर्ता थक गए यह भी ध्यान में रखते हुए, किंतु यह सारा आप पूरी ताकत लगाए। सामान्य किसान नहीं लगाएगा, वो तो उस दिन उसको लाना यही आपका काम है। आप पूरी ताकत लगाए। और जिस समय लोग थक जाते हैं उस समय प्रमुख कार्यकर्ता यदि थक जाता है तो हार होती है। किंतु लोग थक गए, अब लड़ने से इनकार करते हैं, तो भी प्रमुख कार्यकर्ता यदि नहीं थकता तो विजय होती है। केवल एक आध उदाहरण देकर मैं भाषण पूरा करूंगा। ऐसा था प्रथम महायुद्ध के समय। फ्रांस हमेशा के जैसे अनप्रिपेयर्ड था। फ्रांस कभी प्रिपेयर्ड नहीं रहता, वो ऐश आराम करने वाले लोग हैं। जर्मनी की तैयारी थी, जर्मन सेना फ्रांस में घुस गई। फिर इन्होंने अपनी सेना का वगैरह एक डिप्लॉयमेंट शुरू किया। पेरिस के ऊपर 20 मील पर मार्न इस नाम की नदी है, उसके किनारे तक जर्मन सेना आ गई। फ्रेंच सेना उसको रोक नहीं सकी। उस समय उनके सर सेनापति जनरल जॉफरे, इन्होंने उनके जो 20 असिस्टेंट यानी एडजुटेंट्स थे उनको अपने टेंट में बुलाया। उन्होंने कहा कि देखो, मार्न नदी तक जर्मन सेना आ गई, अब हमने प्रत्याक्रमण, काउंटर ऑफेंसिव शुरू करना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो पेरिस उनके हाथ में चला जाएगा, जर्मनों के, और पेरिस हाथ में जाएगा तो हमारी नाक कट जाएगी। तो 48 घंटे के अंदर मुझे आपका टेलीग्राम मिलना चाहिए कि आपने काउंटर ऑफेंसिव, प्रत्याक्रमण शुरू किया है। 20 एडजुटेंट्स के सामने जनरल जॉफरे ने बात की। 48 घंटे में केवल एक टेलीग्राम आया, बाकी 19 लोगों ने टेलीग्राम किया ही नहीं, क्योंकि वो प्रत्याक्रमण नहीं कर सकते थे। टेलीग्राम ऐसा था। उन दिनों में फ्रेंच सेना की रचना ऐसी थी कि एक सामने की फ्लैंक, दूसरी दाईं ओर की फ्लैंक, तीसरी बाईं ओर की फ्लैंक, 3 फ्लैंक्स में सेना की रचना थी। एक डायगोनल राइट, डायगोनल लेफ्ट और सेंटर। एक केवल टेलीग्राम आया, उसमें था माय राइट रिसीड्स, माने जो 3 फ्लैंक्स है उसमें से मेरी जो दाईं ओर की फ्लैंक है वो पीछे हट रही है। माय राइट रिसीड्स, माय सेंटर गिव्स वे, माने बीच में की जो फ्लैंक है वो टूट गई है। 3 ही फ्लैंक्स थी, एक बाईं ओर एक मध्य में, तो मध्य की फ्लैंक टूट गई, दाईं ओर की फ्लैंक पीछे हट रही। तीसरा वाक्य था सिचुएशन इज एक्सेलेंट, परिस्थिति बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। चौथा वाक्य था आई शैल अटैक, मैं हमला करने वाला हूं। क्या मूर्खता का है। लेकिन यूरोप के सैनिक इतिहास में यह टेलीग्राम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है कि जहां एक फ्लैंक टूट गई, एक फ्लैंक पीछे हट रही, केवल एक फ्लैंक है, ये कह रहा है कि मैं हमला करने वाला हूं, बहुत बढ़िया परिस्थिति है। इस एडजुटेंट का नाम था फॉक। लड़ाई के अंत में जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इनकी जो मित्र राष्ट्रों की सेना थी उसमें इनका स्थान चीफ इन स्टाफ के नाते था। मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई, बाद में उनको मार्शल यह टाइटल दी गई। तो मार्शल फॉक फिर से पेरिस में आए विजय के पश्चात, तो सबने बड़ा उत्साह से स्वागत किया। करेस्पॉन्डेंट्स ने उनको पूछा, बोले ये बताइए, आप 20 एडजुटेंट्स थे, अब उसमें से बाकी 13 लोगों ने हार मान ली और आप विजयी हो गए, इसका रहस्य क्या है? बाकी 19 लोगों से आपके अंदर क्या गुण विशेषता थी, विशेष कुछ गुण था, ये बताइए। और वो तो सिपाही आदमी था, राजनेता के समान उसको झूठ बोलने का स्वभाव और अधिकार नहीं था, और इसके कारण जो सच था वही उसने बोल दिया।
उसने कहा कि मेरे अंदर उनके तुलना में ज्यादा गुण कुछ नहीं था, उल्टा था कि उनके अंदर 4-5 एडजुटेंट्स ऐसे थे जो मिलिट्री साइंस मेरे से अच्छे जानकार थे। तो ऐसा यदि है तो फिर वो हार गए, आप जीत गए, इसका रहस्य क्या है? उन्होंने फिर से सोचा। उन्होंने कहा कोई आश्चर्य की बात नहीं, मैं विजय हुआ इसका एक ही कारण था, आई वॉज सिंपली डिटरमिन्ड नॉट टू बी डिफीटेड। मैंने पहले से निश्चय ही किया था कि पराजित होगा, मैं होने वाला नहीं हूं, इसलिए विजय हो गई। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये सिपाही का जवाब, आई वॉज सिंपली डिटरमिन्ड नॉट टू बी डिफीटेड, ये हम में से हर एक के मन में होना चाहिए। सामान्य किसानों के मन में नहीं होगा, सदस्यों के मन में नहीं होगा, किंतु जो आप लोग यहाँ बैठे उनके भी मन में यह होना चाहिए कि आई वॉज सिंपली डिटरमिन्ड नॉट टू बी डिफीटेड। एक और छोटा सा उदाहरण देकर ये चैप्टर समाप्त करता हूं। इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई चल रही थी, नाविक दलों की माने नौसेना की लड़ाई थी, ट्राफलगार में हुई। अब ट्राफलगार की लड़ाई में दोनों तरफ के जहाज एक दूसरे पर गोलाबारी चला रहे थे। क्या हुआ कि इंग्लैंड के नाविक दल का एडमिरल, उसके पास खबर आ गई कि अपना गोला बारूद अब समाप्त हो रहा है, बहुत थोड़ा है। उसको लगा कि गोला बारूद यदि समाप्त होते आया है तो ज्यादा गोलाबारी करने से क्या लाभ है, केवल अपने लोगों को मरवाना इतना ही होगा। तो अच्छा है कि हम आत्मसमर्पण करें फ्रेंच नौसेना के सामने। तो उसने अपने केबिन में से जो सबसे सामने जहाज था उसको इशारा दिया कि तुम सफेद झंडी खड़ी करो। सफेद झंडी ये आत्म शरणागति की झंडी होती है कि सफेद झंडी खड़ी करो तो वहां की गोला बारूद वो गोलाबारी बंद हो जाएगी, अपने लोग फजूल मरना ये नहीं होगा। अब उन्होंने वो इशारा किया। पहला जो जहाज था सामने का, उसका कैप्टन नेल्सन नाम का था। उसका एक आंख बिल्कुल फूटी हुई थी। नेल्सन को किसने बताया? अरे वो एडमिरल ने इशारा किया है, संकेत किया है कि सफेद झंडी खड़ी करो। अब वो डिसिप्लिन होने के कारण आज्ञा का पालन न करना भी उचित नहीं था, लेकिन नेल्सन का विश्वास, विजय विश्वास बहुत था। गोला बारूद खत्म होते आए तो भी आपत्ति नहीं, आखिर तक लड़ेंगे। लेकिन एडमिरल ने आज्ञा की है तो क्या करना, अनुशासन भंग भी न हो और अपनी इच्छा के अनुसार लड़ाई चलती रहे। उसकी जो फूटी आंख थी उससे उसने वो केबिन की तरफ देखा, अच्छे आंख से नहीं देखा, जो फूटी आंख थी उससे वो केबिन की तरफ देखा तो उसको कुछ दिखा ही नहीं। तो इसलिए उसने गोलाबारी जारी रखी। अब इसको पता नहीं था कि फ्रेंच सेना की भी वही अवस्था थी, उनका भी गोला बारूद समाप्त होते आया था। उनके भी एडमिरल के मन में यही विचार आया कि भाई फजूल हम लड़ाई जारी रखेंगे, अपने लोगों को मरवाएंगे, क्या लाभ होगा। तो हमने सफेद झंडी दिखानी चाहिए, उनके भी मन में विचार चल रहा था। दोनों एडमिरल्स के मन में एक ही विचार कि फजूल अपने लोगों को क्यों मरवाना। 5-6 मिनट तक नेल्सन के जहाज से गोलाबारी चलती रही। उधर से हरी, उधर से सफेद झंडी दिखाई गई। 5-6 मिनट, ज्यादा फर्क नहीं था। पहले दोनों की मनोवृत्ति समान एडमिरल्स की, लेकिन नेल्सन ने 5-6 मिनट तक और ज्यादा अपने जहाज से गोलाबारी चलाई तो उनका धीरज खत्म हुआ। उन्होंने सफेद झंडी दिखाई और अंग्रेज नौदल का विजय हुआ। माने विजय विश्वास होना और न होना, इसमें क्या अंतर होता है? एडमिरल के मन में विजय विश्वास नहीं था, उनके भी मन में विजय विश्वास नहीं था, लेकिन नेल्सन के मन में विजय विश्वास होगा यह होने के कारण 5-6 मिनट ज्यादा लड़ाई जारी रखी और अंग्रेजों की विजय हुई।
आज हम उसी स्थिति में हैं।